Welcome back, students. Today is session 17 of NEET Physics, and today we will be taking up the first session from the chapter of work, power, and energy. This is the session number 17, and the first session from the chapter of work, power, and energy. तो इस सेशन में मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं which were asked in the NEET examinations, और एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इट स्टार्ट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स गिवन बाय दिस 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, एंड वेयर जो है टाइम जो है दिस टाइम t इज द टाइम एंड I and j आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x and the y axis respectively. So the power developed by the force at any time t, the power developed by the force at any time t is, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है. तो नाउ द पावर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है मेरे को, और फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये दिया हुआ है. मास है बॉडी का क्या है 1 kg एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, ठीक है, F which is given by this. So acceleration मेरे क्या होगा, force equal to mass into acceleration, so acceleration will be equal to F by m. मास यहाँ पे मेरा 1 kg है, so I will write what, 2t I cap plus 3t square j cap divided by 1, क्योंकि मास 1 है. तो we will get the value of this acceleration in the vector form, that is 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ए की वैल्यू आ गई. नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है ना, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, सो दिस इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप. इट इम्प्लाइज दैट dv हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt, ठीक है. अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट dv, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन जिसको मैं सेपरेट कर लूंगा यहाँ पे, तो 2t I कैप हो जाएगा dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर j कैप dt, ये आ गया. इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट एज, इसका इंटीग्रेशन है v विच इज इक्वल टू t का ये दिस इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये टू दिस इज कांस्टेंट हो गया 2, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग एज t स्क्वायर I कैप प्लस ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, सो वी विल बी गेटिंग एज हाउ मच, दैट इज इट विल बी इक्वल टू t क्यूब j कैप प्लस जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी मेरी, 0 होगी, बिकॉज द बॉडी ऑफ मास 1 kg स्टार्ट्स मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, सो एट t इज इक्वल टू 0 वी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. तो इट इम्प्लाइज दैट c जो है, c इज इक्वल टू 0 एज v इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो फाइनली हमें v क्या मिला, v इज इक्वल टू t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप, v आ गया. नाउ पावर जो होता है, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू f इंटू v, वेयर f इज द फोर्स एंड v इज द वेलोसिटी. तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर. एक आपका एक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. So power is equal to F into V, and now we will be using this formula in order to find the value of power.
तो पावर है इज इक्वल टू एफ इंटू वी. सो एफ हमारे पास में ये है विच इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप हो गया. v है हमारा t स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप. ठीक है. सो ये अब हमें वी हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ठीक है. ये हमारा वी हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो स्केलर प्रोडक्ट में हम बात करें तो आपको पता है कि देयर आर टू वेक्टर्स, लेट अस से ए की वेक्टर है, बी वेक्टर है. तो दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, where cos थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो अगर हम बात करें आई, ये आपका एक आई क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एंड इट्स हाँ जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस. और आपको ये भी पता है कि जो के होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस. सो आई डॉट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, इसका भी 1 हो गया and the angle between these two vectors is 0. So the scalar product of I into I will be equal to 1. Similarly J dot the scalar product of J and J, ठीक है ना, ये भी आपका 1 हो जाएगा. इसी प्रकार से K the scalar product of K and K will be equal to 1. Now I डॉट जे क्या हो जाएगा 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना. तो cos 90 क्या होगा 0 हो जाएगा. तो ये आपका 0 हो गया. सो ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जो है p की वैल्यू निकाल देंगे. तो p कितना हो जाएगा 2t आई कैप. अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है आई कैप और आई कैप का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो 1 हो गया. ठीक है ना. आई कैप और ये आई कैप का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 हो गया. सो हमारे पास बचा 2t इंटू दिस, ये हो जाएगा आपको 2t3. और आई और जे का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 है तो उसको इसको हम कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे. जे और आई भी हमारा 0 तो इसको भी कर देंगे निगलेक्ट. तो हमें बचेगा फिर ये जे और जे का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 हो गया. तो ये हो जाएगा आपको प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब दैट इज इक्वल टू t5 and this will be watts. ठीक है. तो पावर क्या आ गया मेरा यहाँ पे 2t क्यूब प्लस 3t5 वॉट. तो ये आपका है द करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज सी. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको पहला जो है आपको सबसे पहले वी हैड फाउंड द एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला f अपॉन m. जब एक्सेलरेशन निकाल दिया तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा dv अपॉन dt किया. ठीक है. सो dv अपॉन dt वॉज इज इक्वल टू जो भी हमने एक्सेलरेशन निकाला. ठीक है. एक्सेलरेशन निकालने के बाद व्हाट वी डिड दैट वी रोट dv इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इनटू dt किया था. फिर हमने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करने के बाद में वी फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म. ये हमको मिल गया. That is t square I cap plus t cube j cap plus c. c जो this is the concept of integration है. c की वैल्यू 0 हो जाएगी because at t is equal to 0 v जो है वो मेरा 0 है. तो c की वैल्यू 0 हो गई. v निकाल लिया and then finally we had used this formula that is p is equal to f dot v. वो यूज करके हमने फाइनली p की वैल्यू निकाली. सो फॉर्मूलेज याद होने के साथ साथ में यू हैव टू, देखिए फॉर्मूला तो याद है, ठीक है, सबको याद होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इन फॉर्मूलेज का जो एप्लीकेशन वो आपको तभी आएगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट. बगैर प्रैक्टिस का नहीं होता. तो ये एक हमारा क्वेश्चन था एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. The second question is a drop of rain falls from a height of 1 kilometer.
mass of raindrop is 1 gram. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. With a speed of 50 meter per second. Work if G is equal to 10 meter per second square, the work done by the gravitational force and resistive force. The work done by the and the resistive force of air are, पहला ऑप्शन है -10 जूल्स 8.25 जूल्स, माइनस बी ऑप्शन है 1.25 जूल्स एंड -8.25 जूल्स, सी ऑप्शन है 100 जूल्स and 8.75 joules, and the last option दिया हुआ है 10 joules और है आपका -8.75 joules. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो एक रेन ड्रॉप है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, मास दिया हुआ 1 ग्राम है, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. नाउ द वैल्यू ऑफ जी दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर आर, ये चार ऑप्शन में से हमें निकालना है. सो इस केस में वी हैव टू यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? इन शॉर्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस. सो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ रेन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. सो इनिशियल जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? इसको मैं आई लिखता हूँ, वो जीरो हो गई, ठीक, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी? हाफ mv². मास कितना है? 1 ग्राम है, तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया, 1000 कर दिया मैंने. 50 × 50, where 50 है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप व्हेन इट इज हिटिंग द ग्राउंड. सो ये हो गया आपका जीरो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. वी आर गेटिंग एज 25/20 जूल्स है ये, 5/4 joules, which is equal to 1.25 joules. तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा? डेल्टा के ई, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये हो गया 1.25 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1.25 joules. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकाल दिया मैंने. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस. अब रेन ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और आपका एक एक और लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? दो ही फोर्स लग रही है वहां पे. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू mgh. ठीक है, where m is the mass है, g is the acceleration due to gravity and h is the height of the fall. तो यहाँ पर हाइट जो है वो आपकी h हो जाएगा 1 किलोमीटर. मास क्या है? 1/1000 kg.
जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच क्या है 1 किलोमीटर, दैट इज इन मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो गया. दिस इज ये कैंसिल हो जाएगा. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू 10 जूल्स. ठीक है. नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by the gravitation force plus work done by the this resistive force of air. तो इसको मैं WR लिख लेता हूँ. ठीक है. सो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.25 है मेरा. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल्स. ये आपका 1.25 जूल्स है माइनस वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. प्लस. सो ये हो जाएगा मेरा वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.25 जूल्स माइनस 10 जूल्स विच इज इक्वल टू माइनस 8.75 जूल्स. ठीक है. सो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 10 जूल्स एंड द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज इक्वल टू माइनस 8.75 जूल्स. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा माइनस 8.5. तो ये है माइनस 8.5 एंड 10 जूल्स. दैट इज द ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट है. ठीक है ना. यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर आर, ये चार ऑप्शन दिए. तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल्स. ये 10 जूल्स निकला हमारा. और द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर वो है आपका माइनस 8.75 जूल. ये है हमारा आंसर माइनस 8.75 जूल्स. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी, दैट इज 10 जूल्स. दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड माइनस 8.75 इज द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर. Work done by the gravitational force and the work done by the resistive force of air. So in this way this question has to be solved, and the only thing which here is what is important for you is that you should know what is the work energy theorem. Work energy theorem is the change in kinetic energy. It states that the change in kinetic energy is equal to the net work done by the external forces. So इसी फॉर्मूले को यूज करके we have calculated the value of this gravitational force and the value of the work done by the gravitational force and the value of the work done by the resistive force of air. So this is all I have for this session number 17, and in the next session we will be continuing with the same chapter. So till then, have a nice day. Bye.